गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर से हम लोग कूलम्ब्स के टॉपिक को लेके आए हैं। पिछले कुछ लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा था अच्छे से और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किया था। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे कूलम्ब्स लॉ पे। आज उसी के आगे शुरू करते हैं। तो चलिए एक आध दो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ठीक है, मैं डायग्राम में ही बना के सिखा दे रहा हूँ आपको। हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, एक सिलेंडर दिया हुआ है। इस सिलेंडर के बेस पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू। क्लियर है। और एक चार्ज को बच्चों, एक स्मॉल चार्ज है क्यू जिसका मास m है, उसको ऊपर से रिलीज किया गया है इसको। और इस चार्ज की मजबूरी है, मतलब कंस्ट्रेंट है इसका, कि इसको इस सिलेंडर में सीधे ही आना है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये वो चार्ज है क्यू। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि जब ये अपने, जाहिर सी बात है इसका मास mg इधर लग रहा होगा, ये दोनों सेम टाइप की चार्ज है। ठीक है ना, ये भी हमारा बच्चों पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो रिपल्सिव फोर्स ऊपर लगेगा, mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों कि जब ये अपने मीन पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब होगा, जहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, अगर इसको वहाँ से y0 दूरी डिस्प्लेस करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, और y0 दूरी बच्चों क्या है, बहुत ही कम है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि जो बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन से, वो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है सेपरेशन बिटवीन चार्ज के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड। तो आइए देखिए इसको समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अलग से यहाँ पर बना लेता हूँ। ये क्यू चार्ज है हमारा। ठीक है, मास क्या है m, और यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल क्यू। मान लेते हैं कि y0 वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे इस चार्ज पे जो, ये चार्ज बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट पे है, ठीक है ना, उसका मास m है। mg डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा, k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई y0 स्क्वायर। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब नेट फोर्स क्या होगा, 0। मतलब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा था कि इसको अगर इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मान लेते हैं ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा y दूरी अगर मैं डिस्प्लेस किया तो फिर ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे SHM करेगा। और ये गिवन है हमें कि y जो है बहुत ही क्या है बच्चों, स्मॉल है। किसके कंपैरिजन में, y0 के कंपैरिजन। ठीक है, तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जब मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे की तरफ लाऊंगा, ठीक है, यानी ये अब दूरी और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। अब ये y0 पे है, ये और नीचे आ गया, तो ये दूरी कितनी हो गई बच्चों, y0 माइनस y, y0 माइनस y। तो कूलम्ब्स फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, रेसिप्रोकल, मतलब डिनोमिनेटर में ये टर्म अगर आपका कम हो रहा है तो फोर्स ओवरऑल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो y0 माइनस y, y0 से क्या है, कम है। तो ऊपर का फोर्स डोमिनेट करेगा mg कंपैरिजन में, तो पार्टिकल ऊपर जाना चालू करेगा। फिर ऊपर जाएगा तो mg डोमिनेट करेगा, मतलब ये SHM करेगा। तो आइए टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे बच्चों, हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद हम वहाँ पे नेट पोजीशन लिखते हैं। तो हल्का सा डिस्प्लेस किए जब, तो mg नीचे की तरफ लग रहा है। क्लियर। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना लग रहा है, k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। और अब जो दूरी है वो क्या है, y0 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इधर मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा।
ये हो गया mg हमारा, ठीक है। ये हो गया माइनस के क्यू, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई वाई नॉट माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें से बच्चों मैं वाई नॉट बाहर ले रहा हूँ, इस टर्म में से क्या ले रहा हूँ, वाई नॉट बाहर। तो बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाई नॉट का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई बाई वाई नॉट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा इसे ध्यान से देखिए जरा, तो इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है कि नहीं। के स्मॉल क्यू कैपिटल Q बाई वाई नॉट स्क्वायर किसके बराबर है, mg की स्क्वायर, यानी हम इसको mg लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। mg माइनस ये टर्म क्या हो गया mg, ठीक है। अच्छा ये जो नीचे में टर्म लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, कैसे, 1/1 माइनस वाई बाई वाई नॉट टू द पावर -2, ठीक है ना। नीचे स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि ये जो y है, जो डिस्प्लेस हमने किया था, y क्या था बच्चों, बहुत ही छोटा था ना वाई नॉट से, यानी ये ओवरऑल वैल्यू 1 से बहुत ही कम है, 1 से बहुत ही कम है, तो हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। क्लियर है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगाओ, क्या हो जाएगा ये mg माइनस mg 1 पावर यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 2y बाई वाई नॉट, क्लियर है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया mg माइनस mg प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 2 mg वाई बाई वाई नॉट, क्लियर है। mg से mg कट जाता, ये कितना आ जाता, ma के बराबर, ठीक है। चलिए अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो एक्सेलरेशन का जैसे ही इक्वेशन आ गया तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, बहुत टफ नहीं रहती हैं। देखिए यहाँ से m से m भी कैंसिल आप कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया बताइए, -2 g वाई बाई वाई नॉट। अब ये एक्सप्रेशन देखते हैं, आपका दिमाग दौड़ जाना चाहिए। SHM के कंडीशन में a क्या होता है बच्चों, माइनस इस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे ही ना कंपेयर करते हैं। x हमारा क्या होता है, वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर हमारा x का काम कौन कर रहा है, y, यानी ये टर्म अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा बराबर क्या हो गया बच्चों, √2g बाई वाई नॉट, और ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल T, कितना हो गया 2g बाई वाई नॉट, यानी टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया 2 पाई √ वाई नॉट बाई 2g, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन रिलेटेड था किससे, इक्विलिब्रियम से ही, और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड था ही, साथ में ऑसिलेट भी कर रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक से खासतौर से ये सवाल उठाया गया है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम में कितने भी क्वेश्चन हो, कैसे भी हो, या फिर SHM से रिलेटेड हो, टाइम पीरियड से रिलेटेड हो, आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसी सीक्वेंस में वीडियो बनाई ही गई है। पहले आपको इक्विलिब्रियम ढूंढना सिखाया गया, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो वो बताना सिखाया गया है, वहाँ पर चार्ज किस मैग्नीट्यूड का रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो ये समझाया गया। फिर समझाया गया है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे पता करें, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। और जब ये सारी चीज़ें हम सीख गए थे तब जाके मैं आपको सिंपल हार्मोनिक से रिलेटेड क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ में करा रहा था। तो रिवीजन के पर्पज से एक और क्वेश्चन हमने ले लिया था। चलिए एक आध दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल पर आएंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आपको लॉज ऑफ मोशन से कनेक्ट करके भी दे देता है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, ठीक है, 2 रस्सियां हैं जिनमें
दो बॉब लटके हुए हैं जिसका मास m है और इन पे चार्ज क्या है, सिमिलर चार्ज है, q है, ठीक है। और इनके बीच में बच्चों लेंथ दिया है हमें l, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोनों पे चार्ज सेम है तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो कहीं ना कहीं जाके ये क्या हो जाएंगे, रुकेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि आप ये एंगल बताइए, थीटा क्या होगा कि जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में हो। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो किस एंगल के लिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चार्ज कितना होगा अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो, ठीक है। तो आइए दोनों तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। 11th में तो पढ़े होंगे ना FBD। देखिए ये चार्ज बच्चों हमारा ऐसे है यहाँ पर, तो बेसिकली इसके वजह से ये दूरी हमें तो मालूम नहीं है, हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं ये x है और ये भी क्या है, x है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये बाइसेक्ट करेगा तो एक्स एक्स इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो इस चार्ज की वजह से बच्चों इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2x मतलब 4x स्क्वायर, ठीक है ना। दूरी इनके बीच में कितनी है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। यहाँ पर नीचे क्या लगेगा बच्चों, mg लगेगा, ठीक है। वेट लग रहा है ना यहाँ पे। अच्छा ये रस्सी है, रस्सी में कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन, ठीक है ना। अब कैसे लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर लगेगा। अब ये आप 3 फोर्स बना लिए, इस 3 फोर्स से ज़्यादा कोई फोर्स दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। बस यानी ये सारे फोर्स का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है तो हम इससे भी लिख सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब इस वेक्टर का थीटा के तरफ कंपोनेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा किसके बराबर है बच्चों, नीचे क्या है, mg। इस वेक्टर का इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि x हमने एज्यूम किया था, x आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं था, यानी इसको हटाना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल हमें ये दिया हुआ है जिसमें एक साइड मालूम है, एंगल मालूम है, तो साइड दूसरी साइड निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो x बाई एल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो गया, एल साइन थीटा। मतलब यहाँ पे हम एल साइन थीटा रख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलिए, अब मैं आपसे कह रहा था कि इसमें 2 तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो किस एंगल के लिए। तो अगर पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर बताऊं तो आप इससे इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाता। tan थीटा बराबर क्या हो जाता बच्चों, ध्यान से देखो, ये हो जाता के क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम वाला एंगल मिल जाता। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्यू पता है, क्यू कितना होगा, तो क्यू बराबर भी आप लिख सकते हो। क्यू बराबर क्या हो जाता, ध्यान से देखो, ये सारे टर्म इधर आ जाते हैं, क्या हो जाता, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg डिवाइडेड बाई के। के क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिखेंगे तो 1/4, 4 ऊपर आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg। सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन मैकेनिक्स से मिला के आपके इक्विलिब्रियम के बन सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा और एडवांस करना हो, फ्लूइड मैकेनिक्स भी अप्लाई करना हो, तो क्या करेंगे, इस सिस्टम को एक कंटेनर में रख देंगे जिसमें कोई लिक्विड भरी होगी, ठीक है, और फिर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा हो। मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट ये मालूम होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का अगर सवाल है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए और वेक्टर आना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या, अच्छे से वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से वेक्टर आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा, अदरवाइज आप अप्लाई करने में हिचकिचाओगे।
सोचोगे कि फिजिक्स में कूलम्स लॉ नहीं समझ में आ रहा है कि वेक्टर की वजह से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये दिक्कतें होती हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेम प्रॉब्लम है जो अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया है, बस अंतर क्या है बच्चों, अंतर ये है कि इसकी डेंसिटी हमें गिवन है रो। क्या है डेंसिटी बच्चों? रो। किसकी डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ ये जो भी बॉल है। और अब ये तो पहले ऐसे था, ठीक है ना, स्पेस में है, कोई दिक्कत नहीं। और जब इस सिस्टम को एक लिक्विड कंटेनर में डाल दिया गया तब भी इसके एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तब भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमें बताना है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ये सवाल आपसे है। क्या है? फाइंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो स्मॉल के से डिनोट करते हैं बेसिकली। तो ये कैसे आएगा, ठीक है। हाँ, और हमें डेंसिटी लिक्विड की दी हुई है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है हमें कि वो सिग्मा है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले इस कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं। इस कंडीशन में क्या था बच्चों, ये दूरी हमारी 2x हो गई, तो इधर फोर्स एक लग रहा था KQ² डिवाइडेड बाई 4x², इधर टेंशन लग रहा था और इधर mg लग रहा था, यही था ना। तो अभी तो हमने इसको सॉल्व किया है, t साइन थीटा, ये थीटा तो ये थीटा हो गया बच्चों, t cos थीटा किसके बराबर है? तो mg के बराबर है। t साइन थीटा किसके बराबर है? तो KQ² डिवाइडेड बाई 4x², ठीक है। यहाँ से tan थीटा निकाल लेते हैं, तो tan थीटा क्या आ गया? KQ² डिवाइडेड बाई 4x² और m इंटू जी, मास है तो मास तो दिया नहीं है, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चों? मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? मास क्या हो जाएगा? ρVg। क्लियर है? ये तो पहले पार्ट की बात हुई। क्या होता है जब इस पूरे सिस्टम को हम एक कंटेनर में डाल देते हैं जिसमें क्या भरा हुआ है? कोई लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी क्या है? सिग्मा। तो ध्यान से देखिए उस केस में क्या होता है। मैं इधर ही हल्का सा इसको बना लेता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें वैसी ही रहती। फोर्स इधर लगता, अब फोर्स जो लगता वो क्या इसके बराबर होता? नहीं, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, ठीक है ना। ये फोर्स किस में है? फ्री स्पेस में। और ये फोर्स जो अब लगेगा किस में लग रहा है? मीडियम में, वाटर में चला गया ना। वाटर क्या बेसिकली कोई भी लिक्विड है जिसका सिग्मा दिया हुआ डेंसिटी। यानी इसको ध्यान से देखते बच्चों, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? आपको मालूम होगा कि फोर्स किसी मीडियम में जो होता है वो F/K टाइम्स होता है, ठीक है ना। अगर मीडियम हम चेंज कर दे रहे हैं तो फ्री स्पेस के कंपैरिजन में फोर्स K टाइम क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी यहाँ पे जो भी फोर्स लिखता, फोर्स क्या लिखता है? मैं ये लिखता, वो क्या होता है? K टाइम्स डिवाइड हो जाता। तो KQ² डिवाइडेड बाई 4x² और नीचे स्मॉल k लिख दे रहा, ठीक है। या फिर आप समझने के लिए इसको F लिख सकते हो या F0 लिख सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? F0 बाई स्मॉल k, ठीक है। चलिए इधर क्या लग रहा है बच्चों? टेंशन लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है? mg। mg को क्या लिखेंगे बच्चों? ρVg। लेकिन नीचे तो बच्चों क्या भरा हुआ है? फ्लूइड है ना। तो फ्लूइड तो ऊपर एक फोर्स लगाएगी ना, अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा? ये ρVg है, ये कितना हो जाएगा? सिग्मा Vg, ठीक है। मतलब जितना ये वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस किया होगा। तो बस ये एक एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर जुड़ जा रहा है, बाकी सवाल में कोई चेंज नहीं है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आ रहा है। ये एंगल थीटा था, तो ये हो गया हमारा बच्चों इधर की तरफ t cos थीटा बराबर में ρVg माइनस सिग्मा Vg, ये लिख सकते हैं। t साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो KQ² बाई 4x² स्मॉल k0, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए?
तो देखिए थीटा में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ से टेन थीटा निकाल लेते हैं, यहाँ पर टेन थीटा मालूम है, इक्वल कर लेते हैं। तो टेन थीटा बच्चों इसमें कितना आएगा, इससे आप इसको डिवाइड कर लो तो के क्यू स्क्वायर 4x स्क्वायर के, यहाँ पर क्या हो गया रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। क्लियर। अब ये चीज़ ये टेन थीटा आपस में इक्वल है, तो आप इस टर्म को इसके इक्वल कर सकते हो। तो देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर हटा सकते हैं, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर हटा सकते हैं। मतलब अब क्या बचा हमारे पास 1/k रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी इज इक्वल टू 1/रो वी जी। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा गया बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो k को आप उधर लेके चले जाओ। k बराबर क्या हो गया सिग्मा, ठीक है, वी जी डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो वी जी। इस वी जी से ये वी जी कट जाता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है सिग्मा अपॉन में सिग्मा माइनस। ये हमारा आंसर होता है। तो बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, डिपेंड करता है कि आप 11th के टॉपिक को कितने अच्छे से डिस्कस किए। सबके पीछे लॉजिक एक ही रहेगा, नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे, मैं कितना भी कराऊंगा आपके लिए कम ही होगा। तो बेटर है आप कंसेप्ट को समझिए कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब तो ये तो बात हो गई बच्चों किसकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन की। ठीक है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बन सकता है, तो हो सकता है आपके मैथमेटिकल सीक्वेंस एंड सीरीज को चेक करने के लिए सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कि इनफाइनाइट सीरीज दे दे या फिर ऐसी कोई सीरीज दे दे जो अर्थमेटिक हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसी हो। तो क्वेश्चन में डेटा ऐसे मौजूद रहेंगे ना जिसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसे कुछ सीरीज बन रही हो। तो अगर मैथ्स वाले बच्चों को तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बायो के बच्चों को सीरीज का सॉल्यूशन नहीं मालूम होगा क्योंकि 11th में मैथ्स तो लिए नहीं, तो उनके लिए मैं कुछ सीरीज लिख दे रहा हूँ जो बहुत ही बेसिक है, सबको आती हैं। अगर आपको नहीं आती हैं तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो थर्ड टाइप का बेसिकली जो हम क्वेश्चन करेंगे वो किससे रहेगा बच्चों रिलेटेड, सीक्वेंस एंड सीरीज से। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है वो। अगर मैं कहूँ बच्चों आपसे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर किसके बराबर होता है, एन टर्म है, नेचुरल नंबर के एन टर्म है, तो उनका सम किसके बराबर होगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही एन टाइम्स है ये। तो क्या आएगा इनको जोड़ने पे बच्चों, तो आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि nn + 1/2 आएगा। ठीक है। अगर ये मालूम है तो कूलम्स लॉ के क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में फंसेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा इसे टफ करना चाहेगा तो 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन n टाइम्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + 1 2n + 1/6। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड फॉर्मूले देखिए। हो सकता है कि इसको क्यूबिक दे दिया तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ही वाला फॉर्मूला होता है, बस इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन हो सकता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों, कि सेकेंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो इनका रेशियो क्या है, कॉमन आएगा। मतलब कि जैसे 2, 4, 8, 16 ऐसे हुआ। 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, 8 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, 16 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2। मतलब आगे वाला जो भी टर्म है बच्चों, जो भी टर्म है आगे, उसको अपने प्रीवियस से डिवाइड करेंगे तो जो डिफरेंस जो हमारा बेसिकली कोसेंट आएगा वो सेम आना चाहिए। तो देखो AR को A से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा R, AR² को AR से डिवाइड करेंगे तब भी R बचेगा, इसको भी करोगे तब भी R बचेगा। तो ऐसे ही n टर्म दिया हुआ है तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या हो जाएगा A
r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 वेयर r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। चलिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसी ही अगर सीरीज है लेकिन वो इनफाइनाइट तक गई है, ठीक है ना, कोई टर्म नहीं है, कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, a/r-1 या फिर a/1 - r, डिपेंड अपॉन कि वेदर r इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर 1 से कम होगा तो ये यूज करेंगे, अगर r 1 से ज़्यादा होगा तो ये यूज करेंगे। तो ये कुछ बेसिक आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड सवाल बनाए जाएंगे। डेटा आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि जिसको सॉल्व करने के बाद आपके ऐसे सीरीज बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। चलिए, फॉर्मूले ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कंसेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लोगे लेकिन लास्ट में फंस जाओगे, कहाँ पर, फॉर्मूले की वजह से फंसोगे, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हमें 1 + 2 + 3 + 4 ऐसी सीरीज बनानी, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ये दिमाग में सवाल कैसे बनता होगा। फॉर्मूला तो यही लगना है, k Q1Q2/r²। तो k तो कांस्टेंट है, ठीक है। किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स पूछेगा मतलब ये भी कांस्टेंट ही हो गया, यानी बेसिकली Q2 और r का रेशियो ऐसा रखना है कि क्या हो जाए, 1 2 3 4 आए। बात समझ में आई। तो अगर देखिए इस चार्ज पर फोर्स हमें निकालना है, 1 कूलम का चार्ज है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला चार्ज तो फिक्स हो गया कि ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई टेंशन लेना नहीं है। तो अब Q/r² का रेशियो ऐसा रखें कि अगला टर्म 2 आए, उसका अगला टर्म 3 आए, फिर 4 आए, ऐसे। तो देखिए कैसे रखते हैं, 1 यूनिट की दूरी पे बच्चों 1 कूलम का चार्ज रख दिए, ठीक है। 2 यूनिट की दूरी पे बच्चों 8 कूलम का चार्ज रख दिए। 8 कूलम का क्यों रखे हैं, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। फोर्स किस पे निकालना है, 1 कूलम पे। तो इसके हिसाब से क्या लिखते हैं, k 1 × 8/2², 2² दैट इज 4, तो 8/4 इज 2, तो दूसरा टर्म हमको 2 मिल गया। फिर 3 यूनिट पे बच्चों 27। इसी तरह हम मान लेते हैं कोई रैंडम सा नंबर लेते हैं कि 1000, ठीक है ना। 1000 कूलम है कहाँ पर, 10 यूनिट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि नेट फोर्स हमको बताना है, ये चार्ज जो ओरिजिन पे रखा है, ये चार्ज कहाँ रखा है, ओरिजिन पे। तो देखो कैसे होता है, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके वजह से फोर्स किधर होता है, इधर ही होता, इसके वजह से फोर्स इधर ही होता, इसके वजह से भी फोर्स इधर ही होता, सबके वजह से फोर्स एक ही डायरेक्शन में होता। तो नेट फोर्स क्या हो जाता, ऐड हो जाता, सिंपल। तो निकाल लेते हैं, इसके वजह से इस पर फोर्स कितना हो गया, k × 1 × 1/1², सिंपल, k Q1Q2/r²। इसके वजह से इस पर फोर्स बच्चों, देन k × 1 × 8/2² दैट इज 4। सिमिलरली k × 1 × 27/3²। पैटर्न समझ में आ रहा है ना। ये क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2k, ये क्या आ जाएगा 3k। तो आगे लिखने की सारी ज़रूरत नहीं है, लास्ट टाइम बस लिख लेते हैं, k × 1 × 1000/10²। यानी ये क्या हो गया बच्चों, k + 2k + 3k ... 10k, ठीक है। k कॉमन लेते ही ये देखिए आपको सीरीज मिल गई आपकी। इसमें कितने टर्म हैं, 10 टर्म हैं। तो फॉर्मूला क्या था, याद करो, n + 1/2। तो n कितना है बच्चों, 10, n + 1 कितना हो जाएगा, 11/2, यानी हो गया 5, यानी कितना हो गया 55। और साथ में यहाँ पर k मौजूद है, यानी आंसर कितना हो गया 55k। क्लियर है, बहुत इस पे सवाल कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि अगर मुझे दूसरा सवाल बनाना होता किस पे, 1² + 2², मुझको ऐसी सीरीज चाहिए थी, तो मैं 8 की जगह क्या कर देता, 16 कूलम। क्यों, क्योंकि ये 16 रहता है, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 16/4 कितना आ जाता है 4, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। यहाँ पर क्या कर देता बच्चों, 81। समझ में आया। अगर मुझे क्यूबिक करना होता तो क्या करता, यहाँ पर कितना आ जाता, लॉजिक समझ में आ गया। किसको चेंज करना है,
Q बाई आर स्क्वायर को। तो देखो जब मुझे इसको तो रब कर दूँ ना, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। एक चार्ज तो हमारा फिक्स था इस फॉर्मूले में कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझना कि ये तो फिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं। Q1 भी एक चार्ज फिक्स होगा जिस पे हमको नेट फोर्स निकालना होगा, ठीक है ना, कि उस पर नेट फोर्स बताइए। भाई फोर्स बताना तो बेसिकली किसी चार्ज पे बताना होगा, हवा में तो फोर्स बताना नहीं होगा, यानी ये भी फिक्स है। तो बचा हमारे पास क्या, Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसी का रेशियो ऐसा रखना है कि ये नेचुरल नंबर हो जाए, फिर नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो जाए, नेचुरल नंबर का क्यूब हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो देखो लॉजिक क्या है, अगर Q जैसे मुझे 1 + 2 + 3 + 4 चाहिए, तो 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, नीचे तो आर स्क्वायर का टर्म है, ठीक है, ऊपर देखो 1 क्यूब लिख लेते हैं। ऊपर क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर, 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर, सो ऑन। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाता, 1 + 2 + 3 मिलता कि नहीं मिलता, तो हमारा नेचुरल नंबर बन जाता। अगर मुझे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर चाहिए था तो Q2 में क्या रखता, 4 पावर रखता, और आर स्क्वायर तो स्क्वायर ही हो सकता है, ये 2⁴ बाई 2 स्क्वायर, 3⁴ बाई 3 स्क्वायर। तो यहाँ से जो सीक्वेंस बनता वो कैसा बनता, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर वाला। सोचो एक क्यूबिक बनाना होता तो क्या कर देता मैं, यहाँ पे तो हो जाता 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ठीक है। तो यही लॉजिक है क्वेश्चन बनाने का, समझ में आई बात। तो बहुत इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत तो है नहीं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई मैथमेटिक्स पूछ देगा इसमें, वो बेसिक चीज़ें चेक करता है कि बच्चों को अच्छा आता है कि नहीं, ठीक है। बाकी तो मैकेनिक्स मिला के जितना टफ बनाना होगा वो तो बनाया जा सकता है। अभी हम लोग केवल कूलम्स लॉ पढ़े हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे तो देखिएगा उसमें रोटेशन वगैरह इन्वॉल्व करके बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। चलिए, तो बच्चों हम लोग बेसिकली वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड 3 तरह के सवाल कर चुके हैं, मैथमेटिकल सीक्वेंस कर लिए हैं, मतलब 3 टाइप के प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 4th टाइप का भी प्रॉब्लम आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे वो एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये बेसिक पार्ट है जो आपको आना ही चाहिए। तो जो 4th टाइप का बच्चों क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, 4th टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, वो किस पे बनेगा, वो सिंपल सा कूलम्स लॉ पे ही बनेगा, लेकिन चार्जेज अब आपके 2 डायमेंशन में नहीं रहेंगे, किस में रहेंगे, स्पेस में रहेंगे। तो उसमें फोर्स का जो फॉर्मूला है वो 3D का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान से समझो, कूलम्स लॉ ही यूज करना है, लेकिन कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म यूज करना है। आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में केवल लिख ही रहे हैं, उसका यूज़ तो कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो क्या लिख ले रहे हैं, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन तो लॉजिकली दे लेते हैं कि प्लस माइनस है तो इधर होगा, माइनस माइनस है तो रिपल्सन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चार्जेज स्पेस में रखे हो तब डायरेक्शन बता देने से काम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एंगल पता करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, उसी के लिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ यूज करना चाहिए। तो आइए पहले इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं, क्लियर है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, मान लेते हैं चार्ज हमारा Q1 कहीं दिया हुआ है स्पेस में, ठीक है, Q1 कहीं दिया हुआ है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है R1। R1 पोजीशन वेक्टर मतलब समझ रहे हो ना, इसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ x1 y1 z1 ऐसे करके, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को हम पोजीशन वेक्टर R1 से डिनोट कर रहे हैं। कोई दूसरा चार्ज बच्चों यहाँ पे Q2 मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। ध्यान से सुनना, Q2 पे फोर्स निकालना है किसके वजह से, Q1 की वजह से। फोर्स किधर लगेगा बच्चों, डायरेक्शन बताओ। दोनों डिफ़ॉल्ट हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये हम x मान लेते हैं, ठीक। तो फोर्स क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनो, फोर्स क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दूसरे पे फोर्स पहले के द्वारा क्या होता,
के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, इन दोनों के बीच में दूरी क्या है, x है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो इसको डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर करता है। तो यूनिट वेक्टर, कौन सा यूनिट वेक्टर यहाँ पे यूज करें, तो इसके लिए खास प्रॉपर्टी थी, याद होगा आपको, सेंट्रल फोर्स की। सेंट्रल फोर्स क्या बताता है कि लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग ही फोर्स लगना है, मतलब जो फोर्स लगेगा वो एक्स के डायरेक्शन ही में लगेगा, या तो अवे फ्रॉम द चार्ज लगेगा या फिर द टूवर्ड द चार्ज लगेगा, लेकिन ये क्लियर है कि एक्स के डायरेक्शन में लगेगा। यानी मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, एक्स वाले यूनिट वेक्टर से, के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर क्यूब हो गया, ठीक है ना। ए कोई वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखा गया, क्लियर है। अब एक्स है क्या, तो ध्यान से यहाँ पे देखो बच्चों, ट्रायंगल लॉ लगा के देखो, क्या लगा के देखो, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में हम वेक्टर कैसे जोड़ते हैं, हेड टू टेल। जिन वेक्टर को जोड़ते हैं वो हेड टू टेल होता है, और रिजल्टेंट वेक्टर किधर होता है, टेल टू हेड। मतलब R1 वेक्टर और X वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है। ट्रायंगल लॉ याद है ना, ऐसे एक वेक्टर दे दिया, एक ऐसे वेक्टर दे दिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया आपका। तो जो वेक्टर ऐड करते हैं वो हेड टू टेल होता है, और जो रिजल्टेंट आता है वो टेल टू हेड होता है। मतलब टेल टू हेड ये वाला वेक्टर, यानी R2 वेक्टर किसके बराबर है, X वेक्टर प्लस R1 वेक्टर। क्लियर है, तो X वेक्टर बराबर क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस वेक्टर को उठा के बच्चों यहाँ पर रख दो, आपका वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन कूलम्स लॉ आ गया। के Q1 Q2, एक्स वेक्टर क्या था, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। क्लियर है, बहुत सिंपल है याद करना। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, 2 1 दिया है तो 2 माइनस 1, सिंपल, ठीक है ना। यहाँ भी 2 माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर, हाँ। अब ये जिसको ट्रायंगल लॉ नहीं मालूम है तो फिर वो फंसेगा, इसीलिए आपको वेक्टर तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो तब तो बहुत कुछ आना ही चाहिए आपको, मैकेनिक्स वगैरह सब कुछ आना चाहिए, लेकिन बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी आपको वेक्टर आना चाहिए। नहीं आएगा तो पहला पार्ट ही बिल्कुल नहीं आप समझ पाओगे। पहला पार्ट इन सेंस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको नहीं आएगा। हो सकता है थ्योरी समझ लो, डेरिवेशन समझ लो, लेकिन प्रॉब्लम खुद से नहीं कर पाओगे, और उसका रीजन फिजिक्स नहीं होगा, या तो बेसिक मैथमेटिक्स वीक होगी, और या तो वेक्टर का नॉलेज आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो बातें मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे मेरे पास ऐसे आए हैं जिनको समझ में तो सब आता था लेकिन सवाल नहीं कर पाते थे। तो बहुत समय बाद मुझे पता चला कि अच्छा ये उनको दिक्कतें हैं, तो वो प्रीवियस प्रॉब्लम थे उनकी, जो पिछले साल ध्यान नहीं दिए, क्लास 11 बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, ठीक है। अब आइए फिर से ध्यान दीजिए ज़रा, ये हमारा R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है। अब फोर्स हमको Q1 पे बताना है, किसके वजह से, Q2 की वजह से। तो फोर्स किधर होगा बच्चों, बाहर की तरफ, ये X वेक्टर हो गया। अब ध्यान से देखो तो ज़रा इसमें, अब तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है इसमें, तो देखो इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, और ये टेल टू हेड जुड़ा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि R1 वेक्टर किसके बराबर है, X वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। यानी X वेक्टर बराबर क्या हो गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है, तब फोर्स लिखने में आपको क्या दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या लिख लोगे, के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा 2 डायमेंशनल फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसको डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन देने का काम कौन करता है बच्चों, कौन करता है, यूनिट वेक्टर। क्लियर, यूनिट वेक्टर को बच्चों कैसे लिखते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो एक्स स्क्वायर था पहले से, और एक और एक्स बढ़ जाएगा तो एक्स क्यूब हो गया। और एक्स हम लोग निकाल चुके हैं, ध्यान से देखो, एक्स हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है
के क्यू वन क्यू टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। क्लियर? सिंपल सा डेरिवेशन था, लेकिन हाँ इसका यूज भी तो समझ में आना चाहिए ना। बुक में केवल दिया इसलिए नहीं है कि आप उसको रट लो। अब देखो यूज समझ में आएगा, बस एक प्रॉब्लम से आप समझ जाओगे कि इसको अप्लाई कहाँ पे करना है। ठीक है, हाँ उसको करने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि जो चीज़ यहीं पे डिस्कस हो जाएगी ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैं इसको थ्योरेटिकली पहले भी बता चुका हूँ। अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 में से माइनस कॉमन ले लेता, मैं ध्यान से देखो, अगर माइनस कॉमन ले लेता तो ये क्या हो जाता, R1 माइनस R2 हो जाता। यहाँ भी क्या है, R1 माइनस R2 है। क्लियर है? यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। एक शब्द में ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ये क्या बता रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को बता रहा है। कैसे? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। डिटेल में उसकी बात कर रहे हैं तो क्या कहता है वो, कि फोर्स हमारे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये बता रहा है फोर्स जो लग रहा है 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, यानी 2 दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो गया। इस पे ध्यान से देखो, फोर्स 1 पे लग रहा है 2 के वजह से, मतलब 1 और 2 दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। क्लियर? ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस B वेक्टर, इसको वेक्टर में क्या कहते हैं, अपोजिट वेक्टर। यानी वेक्टर कैसा है, अपोजिट वेक्टर है। और अपोजिट वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। यानी ये न्यूटन थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब यहाँ से हम लोग एक चीज़ कन्फर्म लिख सकते हैं कि कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। बिल्कुल कोई डाउट होगा तो बिल्कुल शर्माइएगा मत, कमेंट में भर के कमेंट लिखिएगा। ठीक है ना, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ठीक है, लेकिन आप वीडियो अंत तक देखिएगा कि आपको क्लियर हो जाए सारे कंसेप्ट। अब एक सवाल इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखिए हमने एक क्यूब बना लिया। ठीक है, क्यूब क्या बना लूँ, कुछ और बना, कुछ जो इच्छा करे वो बना लूँ। ठीक है ना, मैं घर ही एक बना लेता हूँ। ये मेरा घर, ठीक है, छोटे क्लास में थे तो घर बनाते थे ना, घर तो, हाँ ये घर है भाई। मान लेते हैं ये घर, जो XYZ जो बनाना है बना लो। हमको मतलब किससे है कि फिगर कैसा हो, 3 डायमेंशनल हो। चलो अब मैं कहूँ बच्चों कि मुझे एक यहाँ पर चार्ज दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इसका लोकेशन है बच्चों 2,0,0। ठीक है ना, और यहाँ पर कोई एक चार्ज दिया है, यहाँ पर मान लेते हैं, ये तो आसान हो जाएगा। इस एंड पे मान लेते हैं। ठीक है, कितना चार्ज दिया है, 3 माइक्रोकूलम का दिया हुआ। और लोकेशन क्या है बच्चों इसका 3,2,4। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा कि 3 माइक्रोकूलम पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसको चार्ज A मान लेते हैं, इसको चार्ज B मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि A पर B कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स ऑन A ड्यू टू B। क्लियर है ना, A पे B फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो इसको लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा मुझे क्या लिखना चाहिए, K Q1 Q2। 1 2 था तो 1 - 2 था, तो A B है तो क्या लिखेंगे, RA माइनस RB अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ RA माइनस RB का होल क्यूब। क्लियर है, तो RA माइनस RB पहले निकाल लो एक जगह कि दिक्कतें ख़त्म हो जाए। ये हमारा RA वेक्टर है, RA वेक्टर मतलब 3i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर, माइनस RB वेक्टर, RB वेक्टर ये है। पोजीशन वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों,
2i कैप, बाकी सब तो ठीक है, 0 ही है। प्लस लिखो माइनस लिखो, जो इच्छा करे वो लिखो, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर। तो अब देखिए मैं इसको वैल्यू पुट कर लेता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये तो वेक्टर फॉर्म में है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर इज 16, 16 4 20, 20 प्लस 121 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब देखो k कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है बच्चों, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁶। Q2 कितना है बच्चों, 3 इंटू 10⁻⁶। RA माइनस RB वेक्टर कितना है, I प्लस 2J प्लस 4K। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 21⁻1/2, और इसका Q मतलब 3/2। अब खुद सोचो कि अगर 3D में अगर चार्जेज हैं, स्पेस में अगर चार्जेज हैं, तो हम ऐसे डायरेक्शन नहीं बता सकते कि इसके वजह से डायरेक्शन इधर लग रहा है। अरे ये फिगर 2D है, घर 2D में थोड़ी नहीं होता है, घर थर्माकोल पे थोड़ी नहीं बनाया, ठीक है ना। ये हो सकता है कि बैक एंड हो इसका, देखो इसका XYZ का कंपोनेंट दोनों है और इसका केवल X कंपोनेंट है। मतलब ये घर का आपका फ्रंट जहाँ पे दरवाज़ा लगा है वो वाली एक्सिस है, ठीक है ना। तो ऐसे फिगर में तो दिखता है कि इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में स्पेस में कहाँ फोर्स लग रहा है वो बताना मुश्किल हो जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में जो कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं तो RA माइनस RB हमको डायरेक्शन दे देता है। क्लियर है। तो ये आपके क्वेश्चन होगा। बाकी अब जो आपकी इच्छा हो वैसा कर लो, आप एक क्यूब बना लो, ठीक है। प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर लो। इसको x एक्सिस मान लो, इसे y एक्सिस मान लो, इसको z एक्सिस मान लो। आप एक ओरिजिन पे चार्ज रख दो तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0,0। जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, कंप्रीहेंशन में हालांकि आया था, ये बस ये नहीं आया था कि फोर्स बताइए, टॉर्क वगैरह सब कुछ पूछा था और प्रोसेस यहीं था। एक चार्ज यहाँ मान लो 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज यहाँ मान लो -1 माइक्रोकूलम, और ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है -1 माइक्रोकूलम। इन दोनों चार्ज की वजह से इस पे फोर्स बताना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस पोजीशन लिखने आना चाहिए। अगर ये क्यूब है तो हम साइड मान लेते हैं कि A है। अब खुद सोचो, इधर में चला x और इधर चला y, मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल गया ना, A,A,0। मुझको यहाँ पे पहुँचना है। कैसे पहुँचता मैं, देखो z की तरफ आया और फिर y की तरफ गया, यानी इसका x कोऑर्डिनेट नहीं है तो ये क्या हो जाता है 0,A,A, और इसका कोऑर्डिनेट मालूम ही है। तो इसको आप 1 वाला मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। तो 3 पे हमें फोर्स निकालना है, किसके वजह से, 2 के वजह से और 1 के वजह से। तो क्या लिखता है मैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, दोनों को निकाल के ऐड कर देता, सिंपल हमारा आंसर आ जाता। तो आप चाहते हैं तो ये सवाल प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। तो बच्चों बेसिक सारे क्वेश्चन मैं अपने तरफ से तो डिस्कस कर लिया हूँ कूलम्ब्स लॉ के। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा पसंदीदा क्वेश्चन करने का अप्रोच है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो वो एक लेक्चर मैं लूँगा जिसमें क्वेश्चन कैलकुलस से रिलेटेड, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। अभी जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसमें कहीं भी कैलकुलस यूज नहीं किया, ठीक है। तो वो हम करेंगे, उसका एक लेक्चर बनेगा, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी डिस्कस कर लेंगे कि कूलम्ब्स लॉ का ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, कहाँ पे उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी बेसिक क्वेश्चन मैं सारे टाइप के आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो 4 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है कूलम्ब्स लॉ में। कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर बना के मैं दिखा दूंगा, और इसको एकदम थॉरो स्टडी करिएगा। एक बार कूलम्ब्स लॉ आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।